हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। और पिछले क्लास में हमने लास्ट पढ़ा था टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम हमने थोड़ा सा जाना था कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या है उसमें। उसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे। ठीक है, उसके किस आधार पे, एक तो नेचर के आधार पर और दूसरा ओरिजिन के आधार पे हमने उसको डिवाइड किया था। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इन सब के बारे में जाना था कि क्या कहते हैं। बैंड जो होता है, ठीक है, लाइन जो होता है, उन सब के बारे में हमने जाना था कि इसको क्या कहते हैं। लेकिन साथ ही साथ उसको उसके बारे में लिखवा भी रहे थे। थ्योरेटिकल पार्ट पहले ही बताए थे हम है थोड़ा सा, उसके बाद जाकर के हम लोग इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, जो अपने को मेन खास करके जो अपने को डील करना है वो। लेकिन इन सब के भी बारे में जानना है, हो सकता है स्कूल वाला जब आपका एग्जाम होगा 11th का, तो उसमें पूछा जा सकता है कि इसका डेफिनेशन क्या है या इसको क्या कहते हैं, ऐसा चीज। ठीक है, तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो हम लोग कहाँ तक खत्म कर चुके थे? खत्म कर चुके थे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम तक। जहां तक जाने थे कि कोई भी जो सोर्स ऑफ लाइट है, बल्ब हो गया, ठीक है, या फिर कैथोड रे हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, सन हो गया, ऐसा कोई भी जो लाइट है, वो यदि हम क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं प्रिज्म से, प्रिज्म के थ्रू यदि हम पास करवाते हैं, और एक आपको क्या बनेगा, कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस लाइट जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि बीच में किसी भी तरीके का कोई गैप नहीं मिलेगा देखने को। और वैसा स्पेक्ट्रम जो तैयार होगा फोटोग्राफिक प्लेट पे, वैसे स्पेक्ट्रम को हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, जहां पे बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, जहां पे बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एग्जांपल भी ये थे कि विबग्योर, तो विबग्योर हम लोग देखते हैं लाइट में जो रेम्बो बनता है, ठीक है, बारिश के कुछ देर बाद, तो वो जो रहता है वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जो कि क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है, एक कलर के दूसरे कलर के बीच में कोई भी गैप आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वो हम लोग पूरा इसको खत्म कर चुके थे। आगे अब हम लोग देखने वाले हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, किसके बारे में देखने वाले हैं? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। सिंपल सा है समझने के लिए, कंटिन्यूअस नहीं होगा, यानी कि बीच में जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो बीच में क्या रहेगा, बीच में आपको स्पॉट बनेगा, डार्क स्पेस बनेगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि येलो कलर है और ब्लू कलर है, समझने के लिए येलो कलर है और ब्लू कलर है, उसके बीच में क्या हो गया, डार्क स्पेस बना, यानी उसके बीच में कोई कलर आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा तो डिफरेंट जब रेडिएशन के वेवलेंथ जब आपस में कंटिन्यूअस वे में नहीं रहेंगे, डिसकंटिन्यूअस रहेंगे, तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये दो तरीके का होता है बताए थे, एक तो लाइन और एक तो कौन सा हो जाता है आपका बैंड स्पेक्ट्रम। दो लाइन बन रहे हैं और लाइन के बीच में जब गैप आपको मिलेगा तो लाइन हो जाएगा वो डिसकंटिन्यूअस में लाइन। और यदि लाइन स्पेक्ट्रम, और यदि बैंड के बीच में स्पेक्ट्रम मिले तो गैप मिले, डार्क स्पेस मिले, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, बैंड स्पेक्ट्रम कहते थे। ठीक है, तो इस चीज को भी देखेंगे कि क्या है और कब डिसकंटिन्यूअस में लाइन कब बनेगा और बैंड कब बनेगा, ये चीज भी आपको समझना है। ठीक है, देखना है। तो डिसकंटिन्यूअस बेसिकली क्या है, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ऐसा कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, दो टाइप के आपको मिलते हैं। और पहला को क्या हम लोग कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। तो बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, वही सिंपल, कोई भी क्या करेंगे, जो भी सोर्स रहेगा उसको क्या करेंगे, प्रिज्म से हम पास करवाएंगे और क्या बने, लाइन के फॉर्म में मिले। लेकिन वो लाइन जो है वो कंटिन्यूअस ना मिले, वो जो लाइन है वो क्या मिले आपको, कंटिन्यूअस ना मिले। बात समझ में आ रहा, तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम हम लोग कहेंगे, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे। और जनरली जो लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है, जनरली जो है, जो लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो एटॉमिक फॉर्म वाले का मिलता है। ठीक है, जनरली लाइन स्पेक्ट्रम किसका मिलता है, एटॉमिक फॉर्म। जैसे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम देखते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी किसके लिए, एटम के लिए हम लोग देखते हैं। तो वो वाला जो चीज रहता है वो किसके लिए रहता है आपका, एटम के फॉर्म में, और वहां से आपको क्या नजर आता है, लाइन स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बैंड स्पेक्ट्रम जो रहेगा वो मॉलिक्यूल के लिए रहेगा,
किसी भी मॉलिक्यूल के साथ यदि हम उसका स्पेक्ट्रम निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, बन रहा है, तो वो किसके लिए रहेगा, बैंड स्पेक्ट्रम तब मिलता है। और एटॉमिक फॉर्म के लिए यदि हम कर रहे हैं तो क्या अपने को मिलेगा, लाइन स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग कौन सा देख रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, जनरली स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। ठीक है, ये क्या है आपका जनरली, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, ठीक है, एटम, ठीक, दैट इज एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या दे सकते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज अ लाइन स्पेक्ट्रम, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज अ लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यानी कि एटम से जब स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड होगा, एटॉमिक फॉर्म से जब हम लोग स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो वो किस तरीके का स्पेक्ट्रम बनेगा, भाई साहब लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, क्या बनता है उसमें, लाइन स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें, एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, यानी हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और वो क्या रहेगा आपका लाइन स्पेक्ट्रम रहता है। बात समझ में आया। सोडियम स्पेक्ट्रम, और क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, सोडियम चूंकि एटॉमिक फॉर्म, एटम्स के फॉर्म में पाया जाएगा, यदि हम यू कहें तो H, और तो उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो भी लाइन स्पेक्ट्रम ही बनता है। सोडियम एटम का यदि हम बात करें, सोडियम स्पेक्ट्रम, ठीक है, सोडियम स्पेक्ट्रम यदि हम बात करें तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, आपका लाइन स्पेक्ट्रम रहता है, ईटीसी। बात समझ में आया, क्लियर है, ये चीज समझ में आ रहा है आपको, ठीक। और इट कंटेन्स ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये कंटेन करता है ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लाइंस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है, इट क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, इट कंटेन्स ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, ठीक है, इट कंटेन्स ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ लाइंस, जो लाइन स्पेक्ट्रम है, ऑफ लाइंस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, लाइंस ऑफ क्या लिख सकते हैं, लाइंस ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है, पर्टिकुलर वेवलेंथ सेपरेटेड बाय सम डार्क स्पेस, ठीक है, सेपरेटेड, ठीक है, बाय सम डार्क स्पेस, ठीक है, बीच में क्या रहेगा, कुछ डार्क स्पेस रहेगा आपको, यानी कि खाली जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हम बात करें, ये लाइन इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, लाइन इस तरीके को देखने को मिलेगा, और यदि हम ये मान लेमडा 1 तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा 2, लेमडा 3 और लेमडा 4, और सबका जो वेवलेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, सबका वेवलेंथ क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और ये वाला जो खाली जगह है, ये वाला जो खाली जगह है, इसी को क्या बोलेंगे, डार्क स्पेस कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डार्क स्पेस रहेंगे, ये जो खाली जगह आपको देखने को मिलेगा। और यही वाला चीज आपको लाइन कहाँ देखने को मिलता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है, जो हमारा एक जो आगे हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो इसी से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, सोडियम स्पेक्ट्रम भी इंपॉर्टेंट है। सोडियम का जो कलर रहता है, सोडियम जो स्पेक्ट्रम बनता है वो जनरली किस कलर का बनता है, येलो कलर का बनता है। कैसा बनता है, येलो कलर का। इसके बारे में और डिटेल से हम लोग जानकारी लेंगे। तो ये बेसिकली क्या था, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में था। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, बैंड स्पेक्ट्रम जो था, ठीक है, किसके बारे में देख लेते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम जो आपका था, ठीक है। तो ये आएगा दूसरा, और ये कौन सा हो जाएगा, बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हम लोग दूसरा देखेंगे, कौन सा, बैंड स्पेक्ट्रम। तो बैंड स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या है, ये कब बनता है, ये मॉलिक्यूल वाला रहेगा तब आपका क्या बनेगा, बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, मॉलिक्यूल के लिए क्या बनता है, बैंड स्पेक्ट्रम। कोई भी यदि मॉलिक्यूल से रिलेटेड हम स्पेक्ट्रम बना रहे हैं, ठीक है, तो इसमें किस तरीके से बनेगा, मान लेते हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट पे जब पड़ा, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पे जब बना तो इसका क्या बनता है, बैंड बन जाएगा। ठीक है, बैंड बन जाएगा, बताए थे ना, जैसे कि क्या रहेगा, वेवलेंथ 1 से लेकर के 5 तक रहेगा, फिर 6 से लेकर के 12 तक यहाँ रहेगा, या 10 तक यहाँ रहेगा, ठीक है, और बीच में क्या रहेगा, डार्क स्पेस। यानी जो लाइन थे ना, वही लाइन सारे मिल गए यहाँ पे, तो किस चीज का फॉर्मेशन कर दिया, बैंड का। किस चीज का फॉर्मेशन कर दिया, बैंड का। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया आपका, बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक, और ये जो है ये सारे आपके क्या हो गए,
बैंड्स, इसको क्या बोलेंगे, बैंड्स, ठीक है। और ये जो खाली जगह था वो क्या हो गया आपका, डार्क स्पेस, ठीक है। ये खाली जगह आपका क्या कहलाएगा, डार्क स्पेस कहलाने वाला है। इज दैट क्लियर। अब हम लोग देखने वाले हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रम तो समझ में बड़ा अच्छे से आ जाता है कि हाँ भाई हम क्या कर रहे हैं, लाइट एमिट हो रहा है तो उससे जो उसको जो हम प्रिज्म से पास करवा रहे हैं उससे जो स्पेक्ट्रम बन रहा है दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बाद हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। जब एमिट किया तो क्या बना, एमिशन स्पेक्ट्रम, जब एमिट किया तो क्या बन गया, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, कोई भी लाइट है मान लेते हैं, ठीक है, वही आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है उसको हम पास करवा देते हैं प्रिज्म से, पास करवाने से पहले, प्रिज्म से पास करवाने से पहले उसको हम कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करवाते हैं, उस कंपाउंड के सॉल्यूशन से पास करवाते हैं। तो जो कंपाउंड का जो सॉल्यूशन रहता है वो बेसिकली क्या करता है, अब व्हाइट लाइट जो आ रहा मान लेते हैं कि सोडियम का कंपाउंड, ठीक है, सोडियम का कंपाउंड है। और एक बात, यदि कोई कंपोनेंट है, कोई सब्सटेंस है, यदि वो येलो लाइट को एमिट कर रहा है, यदि वो, ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, यदि वो येलो लाइट को एमिट कर रहा है तो येलो लाइट को ही वो एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी रखता है। हम क्या बोले, एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है यदि कोई सब्सटेंस है, यदि वो किसी भी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है या किसी भी वेवलेंथ को एमिट कर रहा है, ठीक है, समझ लेते हैं कि एक्स वेवलेंथ को वो एमिट कर रहा है तो एब्जॉर्ब भी करेगा वो एक्स वेवलेंथ को ही, किसको एमिट करेगा, एक्स वेवलेंथ को ही। तो जब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कंपोनेंट हम ले लेते हैं, किसी भी कंपाउंड का जो सॉल्यूशन है वो हम ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां से जब हम व्हाइट लाइट जब हम गुजारेंगे उससे, तो जो भी वो कंपोनेंट का जो नेचर होगा, ठीक है, सब्सटेंस का लाइट को एमिट करने का, वो व्हाइट लाइट से वो वाला कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ऐसे समझे, ठीक है। इसको ऐसे समझेंगे, जरा अच्छे से समझेंगे। जैसे कि ये क्या हो रहा था, लाइट आपका पास हो रहा था, अब इसको हम लोग गुजार दिए सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड हम किसका ले लिए, Na, सोडियम का ले लिए, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड सोडियम, सोडियम के कंपाउंड का क्या ले लिए, सॉल्यूशन ले लिए, और ये लाइट जो है वो जा रहा था, ठीक है। अब ये किससे पास किया, ये पास किया प्रिज्म से, किससे पास किया, प्रिज्म से, ठीक है। ये क्या है, प्रिज्म। अब प्रिज्म से जब पास किया तो ये किस पे गिरेगा, फोटोग्राफिक प्लेट पे, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट पे ये क्या होगा, आकर के गिरेगा यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। और ये क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा। ये क्या बनेगा, ये क्या है आपका स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम। ये क्या बन गया आपका, स्पेक्ट्रम बन गया। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है, अब बात को समझना है जरा सा। ये मान लेते हैं जैसे कि, ठीक है, ये है VIBGYOR, ध्यान से, विबग्योर। यही व्हाइट लाइट था, ऐसे क्या बनता था, विबग्योर बनता था। लेकिन अब क्या है कि हम किसका कंपोनेंट सॉल्यूशन, कंपाउंड का सॉल्यूशन लिए, Na का। अब Na कौन सा लाइट को एमिट करता था, येलो। अभी बताए है ना, ध्यान में रखना है कि जो सोडियम रहेगा ना वो किस लाइट को एमिट करता है, येलो को। यदि हम उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाएं, ठीक है, तो कौन सा आपका लाइट जो है एमिट करने को आपको देखने को मिलेगा, येलो कलर का, ठीक है। क्या करेगा, किसको, येलो कलर को वो क्या करेगा, एमिट करेगा। क्लियर है। तो येलो कलर का लाइट को एमिट कर सकता है, तो जब यहां से लाइट पास, जब यहां से इससे लाइट पास होगा ना तो येलो को ही वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। येलो को ही वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के कारण यहाँ येलो से दो लाइन जो है, दो लाइन जो है वो आपको यहाँ पे ब्लैक नजर आता है, ब्लैक आपको नजर आता है। दो लाइन यहाँ पे आपको कैसा निकलता है, ब्लैक। वो क्या करता है, एक तरह से जो येलो लाइट का जो वेवलेंथ था उससे वो लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब, जिसके कारण यहाँ पे ब्लैक लाइन दिखने को मिलता है जो कि डिसकंटिन्यूअस को बताता है। बात समझ में आया। तो ये किसका कहानी था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। किसका कहानी था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था।
का, ठीक है। ये क्या है आपका डार्क लाइन, ठीक है, ध्यान में रखना है, डार्क लाइन, ये क्या है आपका डार्क लाइंस है, ठीक है, ध्यान में रहेगा ना। और सोडियम जो है वो किस कलर को कर रहा है एब्जॉर्ब, येलो कलर को, किसको कर रहा है, येलो कलर को, और ये किस चीज को दिखा रहा है, डिसकंटिन्यूटी को, ठीक है। और एक चीज लिख लेंगे, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस ये रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लैंग्वेज क्या लिखेंगे, व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है, व्हेन व्हेन व्हाइट लाइट ऑफ एनी सोर्स, ठीक है, एनी सोर्स पास थ्रू सॉल्यूशन, पास थ्रू सॉल्यूशन, पास थ्रू सॉल्यूशन, ठीक है, और वेपर ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, और वेपर ऑफ अ chemical substance, of a chemical substance, and then analyzed by prism, and then analyzed by prism, ठीक है, then analyzed by prism, then it is observed that, then it is observed that some डार्क स्पेस, ठीक है, सम डार्क स्पेस जो वहां पे देखने को मिला, सम डार्क स्पेस आर ऑब्टेन्ड इन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, सम डार्क स्पेस इज ऑब्टेन्ड इन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ही था, और उसमें आपको क्या मिल गया, एक दो जो है वो डार्क स्पेस जो है देखने को मिला, ठीक है। बिकॉज रेडिएशन ऑफ a certain wavelength, ठीक है, because radiation of certain wavelength, ठीक है, because radiation of certain wavelength are absorbed from the white light, ठीक है, wavelength absorbed by व्हाइट लाइट, ठीक है, जो भी उसका वेवलेंथ था वो क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया, बात समझ में आया, फ्रॉम द व्हाइट लाइट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट जैसा एलिमेंट रहेगा उसके नेचर के अनुसार वो क्या कर लेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इज दैट क्लियर। अब जैसे Na था तो क्या किया, येलो को, Na क्या करेगा, येलो को, ठीक है। अब इसी में आपका जो है, इसी में आपका यदि कैल्शियम रहता तो किसको करता, ब्रिक रेड, ठीक है, ब्रिक रेड कलर को क्या करता, ये एब्जॉर्ब कर लेता। इज दैट क्लियर। तो ये आपका है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर। तो ध्यान से समझना है अब, ठीक है। क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। और ये क्या रहेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम रहेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम में डिसकंटिन्यूअस रहेगा, और डिसकंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, ठीक है, लाइंस बनेंगे। एक चीज इसमें ध्यान में रखना है, क्या क्या ध्यान में रखना है, कि ये क्या रहेगा, एमिशन, एब्जॉर्प्शन नहीं है, ये एमिशन है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये कि ये डिसकंटिन्यूअस होगा, और तीसरी बात ये लाइंस बनाता है, बैंड नहीं, लाइंस, कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस, एब्जॉर्प्शन नहीं, एमिशन है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में ध्यान में रखना है, एमिशन है, डिसकंटिन्यूअस होता है, और क्या बनाता है, लाइंस बनाता है। किसको बनाता है, लाइंस को ये बनाएगा। तो बेसिकली होता क्या है
कि जब हाइड्रोजन को हम लोग किस में लेते हैं, लो प्रेशर पे लेंगे। हाइड्रोजन को क्या करेंगे हम लोग, लो प्रेशर पे लेंगे, ठीक है। और लो प्रेशर पे जब हम लोग लेंगे तो वो एटॉमिक फॉर्म जो है, एटॉमिक फॉर्म क्या करेगा, एटॉमिक फॉर्म में से क्या करेंगे, उसको हम लोग किससे गुजारेंगे, प्रिज्म से। किससे गुजारेंगे, प्रिज्म से। और जब प्रिज्म से पास करवाएंगे उस एटॉमिक फॉर्म का यानी कि जो भी रेज जो बाहर निकलेगा, जो हम लोग कैथोड रेज वगैरह, याद आ रहा है आपको कैथोड रेज वाला। तो कैथोड रेज में हम लोग क्या लिए थे, डिस्चार्ज ट्यूब लिए थे। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में हाइड्रोजन गैस को भर दिए थे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस को भर दिए थे तो वो क्या हो गया था, क्या हो गया था, और काफी वैक्यूम लिए थे, तो लो प्रेशर पे लिए थे। सेम चीज है, वही डिस्चार्ज ट्यूब है। और वहां से उस रे को यानी कि एक तरह से कैथोड रे ही समझ लेते हैं, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, लेकिन अंदर गैस कौन सा होना चाहिए, हाइड्रोजन, क्योंकि उसका एटॉमिक फॉर्म का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एमिशन जब होगा उसका, तो वो जो वहां पे जो ये बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा, वो कैसा बनेगा, आपका डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनने को मतलब दिखता है वहां पे। कैसा बनता है, डिसकंटिन्यूअस बनता है। और बात ये है मजे की बात कि वहां पे 6 डिफरेंट लाइंस मिलेंगे, ठीक है। 6 डिफरेंट लाइंस मिलेंगे। चलिए इसके बारे में और हम देखते हैं कुछ। सबसे पहले लिख लेते हैं कि अच्छा देख लीजिए किस तरीके से होगा। हम क्या बोले यहाँ पे कि डिस्चार्ज ट्यूब रहेगा, ठीक है। थोड़ा छोटा ही बनाते हैं, ये आपका इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और ये करंट से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है, जैसे कि अपना जुड़ा हुआ था। बात समझ में आया। और यहाँ पे हम लोग क्या लिए थे, कैथोड। ये क्या है, एक कैथोड ले लेते हैं और एक क्या ले लेते हैं, एनोड, ठीक है। गैस कौन सा गैस ले लेंगे हम लोग, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, H2 गैस एट वेरी लो प्रेशर, H2 गैस एज वेरी लो प्रेशर। और किससे हम लोग गुजार देंगे, यही है अपना क्या, प्रिज्म। ये प्रिज्म ये गया यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे। और ये किस पे आया फिर, फोटोग्राफिक प्लेट पे, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट पे 1 2 3 4 5 और एक 6 डिफरेंट लाइंस मिलेंगे, डिफरेंट लाइंस मिलेंगे। केवल 6 ही लाइन यहाँ देखने को मिला, और वो भी डिफरेंट एकदम। 6 लाइन अलग अलग थे, ध्यान रख लिए, हम भी 6 बनाए। 6 डिफरेंट लाइंस मिले, यहाँ पे 7 नहीं मिलेगा। विबग्योर ये नहीं है, ध्यान में रखना है, ये विबग्योर नहीं है। और ये 6 लाइन क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस ये आपको लाइंस मिलेंगे। और 6 लाइन जो हैं देखा गया तो 6 लाइन अपने आप में इंफिनिटी थे, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वहां पे अंदर में जब माइक्रोस्कोप से देखा गया, ठीक है, माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोपिक व्यू, जब माइक्रोस्कोपिक व्यू यहाँ पे मिला तो पता चल रहा है जो 6 लाइन है, जैसे कि ये एक लाइन जो है, एक लाइन बेसिकली एक लाइन नहीं था, इनफाइनाइट लाइन यहाँ पे देखने को मिले। फिर अगला वाला जो लाइन था वो भी इनफाइनाइट लाइन उसमें देखने को मिले। अगला लाइन जो था उसमें भी इनफाइनाइट लाइन देखने को मिले, 3 हुए। अगला लाइन भी इनफाइनाइट देखने को मिला, अगला लाइन भी इनफाइनाइट देखने को मिला, ठीक है। और अगला लाइन जो था वो भी इनफाइनाइट लाइंस देखने को मिले। यानी कि 6 लाइंस तो थे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन उस 6 में भी क्या मिला आपको, इनफाइनाइट लाइंस देखने को मिले। तो ये क्या है आपका, इनफाइनाइट लाइंस, इनफाइनाइट लाइंस। बात समझ में आ रहा है, ये चीज गया है, इस तरीके से गया है आपका। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या लिखेंगे, व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, ठीक है, व्हेन हाइड्रोजन, ठीक है, गैस एट लो प्रेशर, व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, इज टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, इज टेकन इन अ discharge tube, ठीक है, is taken in a discharge tube and light emitted on, and light emitted on, ठीक है, and light emitted on passing electric discharge, passing electric discharge, ठीक है, and light emitted on passing electric discharge is passed through prism, is passed through prism, ठीक है, prism, then discontinuous lines,
ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं देन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, देन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड, ठीक है, देन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड इज इज एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम मिला? एमिशन स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिला, और जो कि क्या था, विच इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, एमिशन ऑफ हाइड्रोजन, एमिशन ऑफ हाइड्रोजन विच इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, विच इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, कैसा मिला? डिसकंटिन्यूअस आपको देखने को मिला। तो देख लेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पूरा जो कहानी है इसी से चलने वाला है, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एटॉमिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पूरा कहानी इसी पे। हम क्या बोले कि 6 लाइन मिले, ध्यान से 6 लाइंस मिले, 7 नहीं मिला है, 7 नहीं मिला है, और ये 6 लाइन अपने आप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं, ये 6 लाइंस अपने आप में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं। अब कहानी आगे, यहां तक आप नोट कर लें, अब कहानी हम लोग आगे देखेंगे कि ये लाइंस हैं क्या। मिटा देते हैं हम यहां से, ठीक है। अब बात होगी ये जो 6 लाइंस बने हैं, जो कि अपने आप में इनफाइनाइट हैं, इन्फिनिटी है नंबर जो इनके हैं, उसके बारे में। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जो अब जो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस बने उसको समझना है, ठीक है। ये मान लेते हैं अपना, ये है n बराबर 1, n बराबर 1, ठीक है, n बराबर क्या रहेगा? ये 1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है n बराबर 2, n बराबर 2, ठीक है, ये आ जाएगा आपका n बराबर 3, ठीक है, क्लियर है। ये आपका क्या आ जाएगा? n बराबर 4, n बराबर 4, ये आपका क्या आ जाएगा? ठीक है, n बराबर 5, और टोटल कितने लाइंस थे? 6 लाइंस थे ना, तो एक क्या हो जाएगा? n बराबर 6, मतलब टोटल तो 6 लाइन मिले, सारे क्या थे? अपने आप में इनफाइनाइट थे। n बराबर 5, 6 और 7 8, तो ये हो गया 5, ये हो गया n बराबर 6, ठीक है। थोड़ा सा हम और ऊपर जाएंगे, n बराबर 7, और एक हम नीचे में बना सकते हैं, यदि इसको थोड़ा सा और हम सुधार देंगे, थोड़ा सा यहाँ हम गैप कम कर दे रहे हैं, n बराबर 2 इसको लिख रहे हैं, और n बराबर, आई होप आपको नजर आएगा, n बराबर 1 इसको, तो ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 7, और ये होगा 8। अब समझना है, क्या बोले? 6 लाइंस मिले थे, और 6 जो थे वो अपने आप में क्या थे? सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस रखे हुए थे, और 6 का जो डिस्कवरी था वो 6 अलग अलग साइंटिस्ट ने किया था, और वो 6 अलग अलग साइंटिस्ट के नाम पे वो 6 लाइंस पड़े थे, ठीक है। जो पहला जो साइंटिस्ट था, जो पहला वाला लाइन का डिस्कवरी किया था, उस लाइन का नाम क्या था? उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? लाइमन, ठीक है। क्या नाम था? लाइमन नाम था। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए उस पूरे लाइन का, पूरे सीरीज को क्या बोला गया था? लाइमन सीरीज कहा गया था। क्या कहा गया था? लाइमन सीरीज कहा गया था। क्लियर है? अब देखिए, जो 6 लाइन, जो पहला लाइन हम देखने वाले हैं, वो बेसिकली आ कहां से रहा है? आ रहा है इंफिनिटी से, ऐसा समझ लेना है। कहां से आ रहा है? इंफिनिटी से। लेकिन वो आएगा कहां पे? आएगा नंबर 1 पे, n इज इक्वल टू 1 पे आता है, ठीक है। जो हम लोग पढ़े थे ना, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, तो वो जो लाइन से पहले वाला लाइमन जो है वो किस पे पड़ता है? n इज इक्वल टू 1 पे, जो उसका पहला लाइन रहता है। देखना है जरा सा, ठीक है। कहां से वो आएगा? हम कहां से एज्यूम कर रहे हैं उसको? ऊपर से, ठीक है। तो ये आपका गया, यानी कि उसका कोई भी जो लाइन रहेगा, कोई भी जो लाइन है लाइमन सीरीज का, वो कहां पे आएगा? n इज इक्वल टू 1 पे ही आएगा। n इज इक्वल टू कहां पे आएगा? 1 पे आएगा, ठीक है। मान लेते हैं बहुत दूर से आ रहा है, जहां से भी आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं, यहीं तक हम एज्यूम करके चल रहे हैं। तो ये पहला लाइन कहाँ है? यहाँ पे। अब दूसरा वाला हम इसको मान करके चल रहे हैं, यहाँ से। दूसरा वाला भी कहाँ आएगा? यहाँ पे। ये कहाँ आएगा?
यहाँ पे हम और आगे भी ले सकते हैं, और आगे जो है ना और हम ले सकते हैं और उसको बगल से डाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, उसके बाद नेक्स्ट वाला कहाँ पे आएगा, ये चला गया यहाँ पे, ठीक है। अगला वाला कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे, और अगला वाला कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे, और अगला वाला कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आया। हम क्या बोले थे कि हर एक लाइन, ये एक लाइन मान के चलेंगे जो 6 लाइन बने थे, ठीक है, और ये अपने आप में इनफाइनाइट है, तो हम तो इतना ही दिखाए ना, और आगे भी ये लाइंस बन सकते हैं। मेन बात ये है कि जो जो ये लाइमन सीरीज है, क्या इसका नाम रहेगा, लाइमन सीरीज, ठीक है। लाइमन सीरीज, ये लाइमन सीरीज जो है वो कहां पे गिर रहा है, टच कहां पे हो रहा है, n इज इक्वल टू 1 पे। मेन बात ये है, ठीक है। और ये किस रीजन को बिलोंग करता है, इसका जो वेवलेंथ होगा वो किस रीजन को बिलोंग करेगा, दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायलेट रीजन को बिलोंग करता है। यानी लाइमन सीरीज के जो लाइंस होते हैं उसका जो वेवलेंथ होगा वो अल्ट्रा वायलेट रीजन को बिलोंग करेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ध्यान में रखना है। तो 6 लाइन बने, बार बार बोल रहे हैं, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस अपने आप खुद में रहेंगे, और वो कहां पे आकर के कहां पे गिरता है, n इज इक्वल टू 1 पे। कहां पे जाकर के रहेगा, n इज इक्वल टू 1 पे, आएगा कहीं से लेकिन वो गिरेगा कहां पे, n इज इक्वल टू 1 पे ही। और उसका जो वेवलेंथ होगा वो वेवलेंथ किस रीजन का होगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन का, ठीक है। किसका होगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो ये हम लिख दे रहे हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रीजन का रहेगा। अब जो ये लाइमन सीरीज है, अब कौन सा अगला रहेगा, बाल्मर, बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज कहां पे आता है, n इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो ये आपका है बाल्मर सीरीज, जो कहां पे गिरेगा, n इज इक्वल टू 2 पे। कहां से आएगा भाई, जहां से भी आ सकता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो 4 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, लेकिन गिरेगा कहां पे, 2 पे। और इन्फिनिटी से भी आ सकता है यदि हम चाहें, लेकिन आएगा कहां पे, आएगा 2 पे ही, ठीक है। आएगा किस पे, 2 पे ही। और इसको क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज, ठीक है। और इसका वेवलेंथ जो होता है वो किसके रेंज का होता है, विजिबल, विजिबल रीजन का होता है। इसका वेवलेंथ किसका होता है, विजिबल रीजन का आपका होता है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अगला जो होता है वो पाश्चन, पाश्चन, तो पाश्चन वाला n इज इक्वल टू किस में आ जाएगा, 3 में। ये ऐसा, ये इस आगे गया ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाश्चन सीरीज, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पाश्चन सीरीज। और पाश्चन सीरीज उसके बाद अगला कौन सा हो जाएगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाला, ये 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 क्या हो जाएगा, ब्रैकेट, ब्रैकेट इसका नाम है, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। और ब्रैकेट के बाद आपको कौन सा मिलेगा, पीफंड और हमफेरी, ठीक है। अगला कौन सा मिल रहा है, पीफंड, जो यहां पे आएगा, पीफंड सीरीज, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, हमफेरी, ठीक है। और खास बात क्या है कि पाश्चन से लेकर के हमफेरी तक, पाश्चन से लेकर के जो हमफेरी तक जो रहेंगे वो इंफ्रारेड रीजन होंगे। कौन सा होगा, इंफ्रारेड रीजन होगा, ठीक है। इंफ्रारेड रीजन होते हैं, इज दैट क्लियर। अब खास बात यह है ना कि यदि हमसे बोले कि फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, ध्यान से लैंग्वेज को समझना, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ये है, दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। यानी कि n पहला वाला होगा n1 इज इक्वल टू 2 और n2 इज इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर, ये यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है। यदि बोले सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज यानी n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। n इज इक्वल टू 4, और ये क्या हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। n1 हमेशा बाल्मर सीरीज का क्या रहने वाला है, 2 ही रहने वाला है। n2 जो है वो क्या कर देना है, 2 जोड़ देना है, ठीक है। फर्स्ट लाइन बोले तो फर्स्ट में 2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 3। सेकंड लाइन बोलो तो सेकंड में 2 जोड़ दो, हो जाएगा कितना, 4। क्यों, क्योंकि ये बाल्मर सीरीज खत्म है किस पे होता है, दूसरे पे। तो हम हमेशा यदि तीसरा बोल रहा है तो 3 में 2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा, 5th, n2 इज इक्वल टू 5th। फोर्थ लाइन बोल रहा है तो n4 में 2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 6, n2 इज इक्वल टू क्या होगा 6। लेकिन लाइमन का बोले तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो इसमें एक जोड़ना है, इसमें कितना जोड़ना है, 1, 1 का डिफरेंस लेकर के चलना है। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज जो है n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी n1 इज इक्वल टू
1 और n2 इज इक्वल टू 2। सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू 3। जस्ट 1 का डिफरेंस, इसमें 3 का डिफरेंस, इसमें 4 का डिफरेंस, इसमें 5 का डिफरेंस, इसमें 6 का डिफरेंस। इज दैट क्लियर? समझ में आया क्या हम बोले? फर्स्ट लाइन क्या बोला तो 6 हो जाएगा इसका, और सेकेंड लाइन बोला तो सेकेंड में कितना जोड़ देना है, 2 में कितना जोड़ देंगे, यस 5। ठीक है, तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, n2 इज इक्वल टू 7। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ये चीज? क्लियर है किस तरीके से हो रहा है? अब मैथमेटिकली ट्रीटमेंट थोड़ा सा इसका देखेंगे कि किस प्रकार से ये चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको समझना है थोड़ा सा और इसको डिटेल में। ठीक है, देखेंगे क्या हम बोल रहे हैं, मैथमेटिकली ट्रीटमेंट। ठीक है, बात समझ में आया, मैथमेटिकली ट्रीटमेंट। इज दैट क्लियर? तो देखेंगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, देखेंगे क्या बोल रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन is obtained due to de-excitation of electron, due to de-excitation of an electron from one stationary orbit, from one stationary orbit to other stationary orbit, to other stationary orbit, stationary orbit। समझना है जरा सा, डी एक्साइट कर रहे हैं यहाँ पे, एक्साइट नहीं कर रहे हैं। एक्साइट में क्या होता था कि ग्राउंड स्टेट से किसी भी दूसरे एक्साइटेड स्टेट में जाता था। ठीक है, यानी कि लोअर से हायर जाता था, लेकिन आप लाइंस देखेंगे तो लाइंस क्या है, हायर से लोअर आ रहा है। तो हायर से लोअर आना का मतलब क्या, डी एक्साइट होना, यानी कि लोअर एनर्जी से, सॉरी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाना। तो जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स एमिट करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम, इसीलिए इसका क्या बन रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम बन रहा है। ठीक है, लेकिन एक्साइटेशन एनर्जी क्या बोलते थे कि ग्राउंड स्टेट से किस में जाना है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में, किसी भी स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाएंगे तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, एक्साइटेड स्टेट कहते थे। ग्राउंड स्टेट से किसी भी दूसरे स्टेट में ले आना, किसी भी दूसरे हायर ऑर्बिटल में ले जाना, उसी को क्या बोलते थे, एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेड स्टेट के नाम से हम लोग जानते थे। खैर, लेकिन ये क्या बोल रहा है, डी एक्साइटेशन करना है, यानी एक्साइट नहीं, ऊपर लेवल में नहीं आना, नीचे लेवल में जाएंगे। अब नीचे लेवल में जाएंगे तो एनर्जी क्या होगा, एमिट होगा, और एमिट होगा तो वहीं पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता हुआ नजर आता है। जैसे कि मान लेते हैं ये वाला है आपका N2 और ये वाला है आपका N1। ये वाला ऊपर वाला क्या है, N1, सॉरी N2, और नीचे वाला क्या है, N1। इज दैट क्लियर? अब ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला इसका एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, -13.6 इंटू, ठीक है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, अपॉन N2 का स्क्वायर, और इसका क्या होगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा, इसका एनर्जी। ठीक है, अब एनर्जी गैप यदि हम निकालेंगे, यानी कि डेल ई यदि हम निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, बेसिकली N2 यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, EN2। ठीक है, EN2 माइनस EN1, यही तो निकलेगा। एनर्जी गैप क्या निकलेगा आपका, EN2 माइनस EN1। समझ में आ रहा है, EN2 माइनस क्या हो जाएगा, EN1, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, बेसिकली ये क्या हो जाएगा, -13.6, ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N2 का स्क्वायर, और माइनस, ठीक है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया, और इस माइनस टर्म को हम उधर भेज दिए
तो ये वाला माइनस टर्म कहाँ चला जाएगा उधर, और ये वाला टर्म किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में, और पॉजिटिव में आ जाएगा तो हम कॉमन क्या लिख सकते हैं 13.6, ठीक है, और साथ ही साथ जेड स्क्वायर को क्या ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 13.6, ठीक है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन सॉरी इंटू 1 बाय, ये तो उधर चला जाएगा, ये इधर रहेगा 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, ये आपका निकल करके सामने आएगा, ये आपका फॉर्मूला जो है वो निकल करके सामने आएगा किसका, डेल ई का। समझ में आया, क्लियर है, और ये आपका क्या हो जाएगा, वही जो एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन अपने करने को निकल रहा है, ठीक है। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है, और ध्यान में रखना है कि दिस एनर्जी इज रिलीज्ड, दिस एनर्जी, ठीक है, इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, ठीक है, फोटोन्स के फॉर्म में ये एनर्जी जो है आपका निकलता हुआ नजर आएगा, ठीक है, विच इज गिवन बाय, ठीक है, विच इज गिवन बाय क्या हम लोग पढ़े थे, इज इक्वल टू क्या, एच सी अपॉन लेमडा, ठीक है, एच सी अपॉन लेमडा, इस फॉर्म में आपको देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि एनर्जी है रिलीज करेगा, और किस फॉर्म में करेगा, फोटोन्स के फॉर्म में करेगा, ठीक है। तो और हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, यानी डेल्टा ई जो यहाँ एनर्जी है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन वन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, ये निकल जाएगा, ठीक है। अब ये एच सी दोनों कांस्टेंट टर्म है, नीचे ले आते हैं, ठीक है, तो ये 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एच और सी, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। क्या ये सारा क्या है, ये 13.6 और एच सी क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म है, और जेड स्क्वायर तो किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, और सारे को कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, सारे को जो है वो कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक नया कांस्टेंट हम लिख सकते हैं। अच्छा 1 बाय लेमडा को और हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू क्या था, वेव नंबर, ठीक है, दैट इज म्यू बार, उससे डिनोट करते थे, ठीक, तो 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू न्यू बार, ये हो गया, ठीक है, वेव नंबर बताता था, और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आर, यानी कि ये पूरे कांस्टेंट टर्म को हम क्या बना दिए, आर इंटू जेड स्क्वायर, और ये 1 बाय n1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर, इज दैट क्लियर। और ये r जो है उसको कहते हैं रायबर्ग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, रायबर्ग कांस्टेंट, ये जो r है, r जो है नया कांस्टेंट, ये क्या है, रायबर्ग कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे, रायबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि नया वैल्यू आपके सामने जो आएगा वो कांस्टेंट का, जो कि काफी आपके लिए ज्यादा आसान होगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगा वो r इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ठीक है, 1.09768 1.09768 इंटू 10⁻⁷ 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये आपको r का वैल्यू देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रायबर्ग कांस्टेंट इसको कहते हैं, जिसको हम r लिख सकते हैं अप्रोक्स क्या 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये हम लोग कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक। और r इज इक्वल टू, ये भी ध्यान में रखना कि r इज इक्वल टू क्या होता है 13.6 इंटू एच सी, ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और आर एच सी इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी आपको जो है काम आ जाएगा कभी ना कभी। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है, ठीक है। अब इसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग थोड़ा सा स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे एक एक का, यानी कि लाइमन का, बाल्मर का, पाश्चन का, क्या क्या उसके बारे में, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, उससे रिलेटेड जो है हम लोग देखने को आपको मिलेगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। तो इसको अब हम लोग मिटाते हैं, और फिर हम लोग किधर की ओर चलते हैं, आपका स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं, हेडिंग क्या डालेंगे, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे पहला जो बात होगा वो किसका बात होगा, लाइमन सीरीज का। किसका बात होगा आपका, लाइमन सीरीज का बात होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम लिख रहे हैं किसके बारे में, लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के बारे में। ठीक है, तो लाइमन सीरीज का जो N1 था वो क्या हो जाएगा आपका, N1 हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, इट इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। इट इज द फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये सबसे पहला स्पेक्ट्रल सीरीज था किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, इट वाज ठीक है, इट वाज फाउंड आउट इन यूवी रीजन, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा लिख सकते हैं, इट वाज फाउंड इन यूवी रीजन। ठीक है, यूवी रीजन में ये पाया जाता है, ये भी बात इसके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और तीसरा बात इसके लिए क्या है कि N1 हमेशा क्या होगा, 1, और N2 जो है वो क्या हो सकता है, 2, 3, 4 डैश 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 इंफिनिटी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, क्या हो सकता है, 2, 3, 4 और कुछ भी क्या हो सकता है, इंफिनिटी हो सकता है। लेकिन N1 हमेशा इसका क्या रहेगा, N1 हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि समझ सकते हैं, ये आपका पहला पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, पहला पॉजिटिव है। और यहाँ पे हम मान लेते हैं N1 इज इक्वल टू 1, N इज इक्वल टू क्या 2, और N इज इक्वल टू क्या 3, और ये वाला मान लेते हैं N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और ये N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर। तो इसका जो पहला लाइन है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, वो कहाँ पे आ रहा था, इन्फिनिटी से आ रहा था, किस पे, N1 जो पहला, सॉरी फर्स्ट लाइन जो होगा वो कहां से आएगा, 2 से आएगा, किस पे, 1 पे। 2 से किस पे आएगा, 1 से। और जो सेकंड लाइन रहेगा वो कहां से आएगा, 3 से। ठीक है, वो कहां से आएगा, 3 से। तो दैट इज द फर्स्ट लाइन। इसको थोड़ा सा और हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, दैट इज द, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ऐसा लिख दें, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड लाइन, ये क्या हो जाएगा, थर्ड लाइन, और ये क्या हो जाएगा, लास्ट लाइन। इसको क्या बोलेंगे, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे इसको, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। इज दैट क्लियर। और लास्ट वाला लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सीरीज लिमिट या मार्जिनल लाइन भी कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज लिमिट, सीरीज लिमिट, या फिर मार्जिनल, मार्जिनल लाइन भी कहा जाता है। ध्यान में रखना है, क्या बोल सकते हैं, सीरीज लिमिट या फिर मार्जिनल लाइन भी हम लोग कह सकते हैं। अब आगे देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आगे देख सकते हैं, तो जब भी फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का है, थोड़ा सा और इसमें डाल दे क्या, और थोड़ा सा इसमें लिख लें, ताकि बाद में थोड़ा सा जो है आसानी हो, सवाल बनाते वक्त नोट्स अच्छा तैयार हो। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज यदि हम बोले, क्या बोले, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, FLLS, FLLS। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका क्या रहेगा, N1 बराबर 1। ठीक है, और N2 बराबर क्या हो जाएगा, N2 बराबर 2। एक का डिफरेंस लेकर के चलना है। लेकिन यही बोले SFLS, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो इसमें क्या हो जाएगा, N1 बराबर 1 और N2 बराबर क्या हो जाएगा, 3। एक का डिफरेंस लेके चलना है, सेकंड में क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, बात समझ में आया। वही आपका बोल दे टेंथ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो N1 बराबर 1 और N2 बराबर जो है 11 हो जाएगा। और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो N1 बराबर 1 और N2 बराबर क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। इज दैट क्लियर। समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो आप का होमवर्क है। ठीक है, अच्छा, और एक हम इसमें बता देते हैं, जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, फर्स्ट लाइन देखेंगे जरा सा,
इसको भी बता देते हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, एफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के बारे में लिख रहे हैं। तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या रहेगा, यही है। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या है, यही है ना। इसमें n1 इज इक्वल टू क्या है 1 और n2 इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, n2 इज इक्वल टू रहेगा आपका 2, n2 इज इक्वल टू क्या रहेगा 2 रहेगा। तो अब इसमें जरा सा यदि हम देखेंगे, ठीक है, एनर्जी E1 तो E1 बराबर क्या हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 बराबर क्या हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E2 बराबर क्या हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही तो था -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और डेल ई जो आप निकालेंगे, डेल ई बराबर क्या हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल ई बराबर आपका कितना आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये वाला चीज आपका क्या समझ में आ रहा है, यानी कि ये यदि हम बात करें एनर्जी या लेमडा, 1/λ इज इक्वल टू क्या था 13 RH, राइबर कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन, राइबर कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन। और ये 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर ये आपका हुआ करता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये यहाँ पे n1 क्या है 1 और यहाँ n2 क्या है 2, n1 क्या है 1 और n2 क्या है आपका 2। तो ये जो यहाँ पे जो लेमडा मिलेगा, क्योंकि ये एनर्जी क्या मिल रहा है आपको, एनर्जी का डिफरेंस क्या मिल रहा है मैक्सिमम, ये एनर्जी का डिफरेंस आपको क्या मिल रहा है मैक्सिमम। ठीक है, जो डिफरेंस हम कह रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ से, पहला और दूसरे वाले में ही डिफरेंस जो है वो आपको क्या मिलेगा मैक्सिमम। ठीक है, पहले और सॉरी ये आपका जो डिफरेंस है वो क्या मिलेगा आपका मिनिमम। सबसे ज्यादा डिफरेंस आपको कहां से मिलेगा, इन्फिनिटी से यदि कहां पे आए 1 पे आए, इन्फिनिटी से जो 1 पे आए वो क्या मिलेगा आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यदि हम कहें कि ये एनर्जी क्या है कम, ठीक है, तो सॉरी 1/λ का यदि हम बात करें, किसका बात करें 1/λ इज इक्वल टू ये हो गया। तो यदि हम लेमडा बात करें, इसको कैलकुलेट करने के बाद लेमडा जो निकलेगा वो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 RH, क्या निकलेगा 4/3 RH। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद आएगा। और यहाँ जो लेमडा निकलेगा वो क्या रहेगा मैक्सिमम, ये लेमडा क्या रहेगा वो क्या रहेगा मैक्सिमम, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या रहेगा मिनिमम। ठीक है, तो लेमडा क्या रहेगा आपका मैक्सिमम। इज दैट क्लियर, लेमडा आपका क्या यहाँ पे निकलेगा मैक्सिमम। ये चीज आपको क्या रखना है ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है इस चीज को आपको बात को। ठीक है, तो बात ये है क्या बोले हम यहाँ पे कि जो एनर्जी था वो क्या था इस लाइमन सीरीज के लिए, ये वाला जो एनर्जी निकला है वो क्या है एक तरह से मिनिमम है। ये क्या है मिनिमम है, क्यों, क्योंकि डिफरेंस कितना का, डिफरेंस केवल 1 और 2 का है, एक ही का डिफरेंस है। तो ये वाला क्या है एनर्जी काफी कम निकला है, इसीलिए जो लेमडा है वो क्या हो जाएगा आपका मैक्स हो जाएगा। फर्स्ट लाइन के लिए हम बात किए। और यदि हम ये इसी को क्या कर दे लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है, देखेंगे इस चीज को तो समझ में अभी तुरंत आने वाला है। ठीक है, क्या करने वाले हैं लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज LLLS। ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए n1 क्या हो जाएगा, n1 तो आपका रहेगा 1 और n2 क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा इन्फिनिटी। यही होगा ना, n2 क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें किसका एनर्जी का, ठीक है, तो n1 यानी E1 बराबर क्या हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और n2 क्या हो जाएगा, n2 आपका क्या हो जाएगा वही सॉरी E2 आपका क्या हो जाएगा, E2 हम उसमें क्या बैठा देते हैं इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। और जब इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो कई बार बोले हैं इन्फिनिटी का क्या वैल्यू आएगा, इन्फिनिटी का वैल्यू आता है 0। ठीक है, जितना ज्यादा हम दूर चले जाएंगे एनर्जी क्या होते जाएगा, ये तो माइनस में था, धीरे धीरे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाता है और इन्फिनिटी में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं कि एनर्जी जो रहेगा उस ऑर्बिट का क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, बात समझ में आया। तो जो E आएगा यानी कि जो डेल E आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये क्या रहेगा मैक्सिमम, वहां पे कितना आया था 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए हम क्या बोले थे वो क्या था मिनिमम। यानी कि अब जो लेमडा यहाँ पे निकलेगा, अब लेमडा क्या हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, लेमडा यहाँ पे आपका क्या रहेगा मिनिमम। इज दैट क्लियर, ये लेमडा आपका क्या निकलने वाला है मिनिमम। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं यहाँ पे जरा सा, ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी, ठीक है, एनर्जी फॉर H एटम, एनर्जी फॉर H एटम। ठीक है, एनर्जी फॉर H एटम क्या रहेगा, कितना से कितना के बीच में हो सकता है, तो ये हो सकता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, डेल ई
लेकिन कहां तक होगा, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। तो रेंज ध्यान में रखना है, रेंज कहां से, डेल ई जो है कम से कम कितना हो सकता है, कम से कम हो सकता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके बराबर, और ज्यादा से ज्यादा कहां तक हो सकता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो ये रेंज भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आएगा। और एनर्जी यदि हम निकालना चाहें, ठीक है, आयन का, यानी कि लिथियम आयन या फिर हीलियम आयन, उसको यदि निकालना रहे तो क्या करेंगे, En जिसका निकालना है वो, ठीक है, जो रहेगा जिसके रेस्पेक्ट में निकालना, और इनटू क्या कर देंगे, जेड स्क्वायर, क्या कर देंगे आपका जेड स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, सॉरी डेल ई, डेल ई जिसके रेस्पेक्ट में निकालना वो, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, आपका आ जाएगा वहां पे। और यहाँ पे लेमडा, ठीक है, लेमडा मीन बराबर क्या करेंगे, यानी 1/लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एच, और ये 1/n1 का स्क्वायर और -1/इंफिनिटी, यही हो जाएगा ना, डायरेक्ट लिख दे क्या, 1/1 का स्क्वायर और 1/इंफिनिटी का स्क्वायर, तो वैसा ही 1/लेमडा इज इक्वल टू, ठीक है, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, और 1/लेमडा इज इक्वल टू क्या निकलेगा 1/h, या फिर लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दें, लेमडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1/RH, ये आपका आएगा। और ये लेमडा क्या रहेगा मिनिमम, ये लेमडा क्या रहेगा मिनिमम, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे क्या है मैक्सिमम, एनर्जी यहाँ पे क्या है मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? तो यदि लेमडा के रेस्पेक्ट में लिखना होगा, यदि लेमडा के रेस्पेक्ट में लिखना होगा तो ये क्या है मिनिमम, ये क्या है आपका मिनिमम। तो लेमडा जो है वो 1/RH, लेमडा के रेस्पेक्ट में यदि लिखना होगा तो 1/RH, ठीक है, कम से कम इतना हो सकता है लेमडा, और ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है वो कितना हो सकता है, अभी निकाले हैं 4/3, ठीक है, आर एच, इतना आपका हो सकता है। अभी जस्ट इससे पहले वाले जो इक्वेशन से बाहर हम लोग इक्वेट करके जो लाए हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? 4/3 आर एच, और ये केवल किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए है, ध्यान में रखना है, ये सारा के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फॉर किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए ये है। और ध्यान में रखना है कि फर्स्ट लाइन, पहला लाइन, ठीक है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन, लास्ट लाइन कलेक्टिवली, कलेक्टिवली कॉल्ड एक्सट्रीम लाइन, ठीक है, एक्सट्रीम लाइन, इसको क्या कहा जाएगा, एक्सट्रीम लाइन कहा जाएगा। यानी कि यदि हम बात करें एक्सट्रीम लाइन का, एक्सट्रीम लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, एक्सट्रीम लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, एक्सट्रीम लाइन ऑफ पास्टन सीरीज, एक्सट्रीम लाइन ऑफ पीफंट सीरीज, तो इसका मतलब उसका पहला लाइन और आखिरी लाइन के बारे में बात हो रहा है, और दूसरा कोई भी लाइन के बारे में नहीं बात हो रहा है। तो ये पॉइंट जो है वो एकदम छोटा सा है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको परेशान कर सकता है, ध्यान में यदि याद नहीं रहेगा तो। एक्सट्रीम लाइन जब भी लैंग्वेज में बोले तो यानी कि n1 इज इक्वल टू 1 और n2 जो है उसका आखिरी, सॉरी n1 इज इक्वल टू जो है तो ये देखना होगा कि किस सीरीज का है, लाइमन का है, बाल्मर का है, पास्टन का है, पीफंट का है, हम्बरी का है, किसका है वो देखना पड़ेगा। तो n1 वहां पे सेट करना पड़ेगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, लेकिन n2 जो है वो क्या चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से चल रहा है? अब क्या बचा आपका बाल्मर सीरीज, ठीक है, क्या बचा आपका बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद जो बचेगा वो आपको होमवर्क करके लाना है, क्योंकि बाकी जो है वो सब इसी तरीके से है, ठीक है, बस आपको एक देख करके हम दो बताते हैं, फिर बाकी आप उसी से करके आपको लाना है, बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो पूरा लिख करके लाना है, ठीक है, सॉल्व करके किस तरीके से क्या आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आया। तो हम कहा जा रहे हैं, अब दूसरा वाला है बाल्मर सीरीज, सेकंड वाला अपना कौन सा है, बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज अपना क्या था, क्या लिख सकते हैं, इट इज सेकेंड सीरीज ऑफ एच स्पेक्ट्रम, ठीक है, पहला पॉइंट, इट इज सेकेंड, सेकेंड सीरीज ऑफ एच स्पेक्ट्रम, एच एटम स्पेक्ट्रम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम का ये क्या है, सेकेंड सीरीज है, ठीक है, और डिस्कवर्ड बाय बाल्मर एंड डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड बाय बाल्मर, बाल्मर नाम के साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये क्या किया गया है, डिस्कवर किया गया है। इज दैट क्लियर? और ये इट बिलोंग्स टू विजिबल रीजन, पॉइंट नंबर 2, इट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू
विजिबल रीजन। और एक खास बात लिखवा देते हैं कि सारे लाइंस विजिबल रीजन में नहीं है, केवल फर्स्ट 4 लाइंस आर रिलेटेड टू विजिबल रीजन। ठीक है, फर्स्ट फोर लाइंस आर, ठीक है, आर रिलेटेड टू विजिबल रीजन। ठीक है, पहला 4 लाइन जो है वही विजिबल रीजन से बिलोंग करता है। फर्स्ट 4 लाइंस आर बिलोंग्स टू विजिबल रीजन। आपसे ये पूछेगा कौन सा सीरीज, तो कौन सा हो जाएगा, बाल्मर सीरीज, जो विजिबल रीजन में आता है। लेकिन कहीं ये पूछ दिया कि कितने लाइंस हैं, ठीक है, तो 4 लाइंस ही हैं जो केवल बाल्मर सीरीज में विजिबल रीजन को आते हैं। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा यदि हम बात करें तो तीसरा क्या हो जाएगा, ये क्या है, हमेशा ये क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2। बताए थे ना, तो ध्यान में रखना है, ये लैंग्वेज का बड़ा खेल है। यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं कि फॉर बाल्मर सीरीज, ठीक है, फॉर बाल्मर सीरीज ऑलवेज टर्मिनेट एट, ऑलवेज टर्मिनेट, ठीक है, एट फर्स्ट एक्साइटेड, स्टेट, ठीक है, एट फर्स्ट एक्साइटेड सीरीज। ठीक है, पहला एक्साइटेड स्टेट में है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हम लोग किसको बोले थे, n1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ n1 इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, 2, और n2 इज इक्वल टू जो है वो क्या रहेगा, 3, 4, 5 डैश 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 इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि बाल्मर सीरीज जो है क्या रहेगा, हमेशा n1 जो है वो क्या रहेगा, 2 आपका रहेगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसका यदि हम इस तरीके से हम बात करें, ये वाला यदि हम बात करें, ठीक है, तो ये n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज सॉरी n2, n3, n4, और ये n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो पहला लाइन कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट लाइन, ये हो जाएगा फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। ये क्या हो जाएगा, आगे यदि रहे, ठीक है, n इज इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। बात समझ में आया, लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है, और फोर्थ लाइन यदि है, ठीक है, फोर्थ लाइन का यदि हम बात करेंगे तो n1 n2 क्या करना है, जस्ट 2 का डिफरेंस लेकर के चलना है। क्यों, क्योंकि n2 जो है, n1 जो है वो क्या है, 2। तो यदि जो भी बोले फर्स्ट लाइन बोले, तो फर्स्ट लाइन के लिए n1 तो 2, और n2 क्या हो जाएगा, कितना का डिफरेंस ले लेंगे, जस्ट 2 का। ठीक है, नहीं, n1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, सेकेंड लाइन बोला, सेकेंड लाइन, हाँ अब जो है वो ध्यान में, सेकेंड लाइन जैसा ही बोला, क्या बोले, मेरा लैंग्वेज को समझना, यदि फर्स्ट लाइन बोला, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, तो बाल्मर कहाँ पे शुरू होता है, बाल्मर शुरू होता है 2 पे। तो फर्स्ट लाइन बोला तो n1 इज इक्वल टू तो हो जाएगा 2, और n2 इज इक्वल टू जो है वो फर्स्ट लाइन बोला तो फर्स्ट में 2 जोड़ दो, हो जाएगा यहाँ पे 3 आ रहा है। अब सेकेंड लाइन बोला, सेकेंड लाइन, तो सेकेंड लाइन तो n1 तो हमेशा क्या रहेगा 2, और सेकेंड लाइन बोला तो n2 कर दो अपना 2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 4। ठीक है, सेकंड में 2 जोड़ देना, 4 उसी तरीके से आगे चलता जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब इसी में क्या हो जाएगा, यदि हम एनर्जी देखें यहाँ पे, ठीक है, आगे यदि हम देखें, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आया। ठीक है, ये हो गया। अब फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का बात करें, फॉर H एटम कुछ बातें हैं जो किससे रिलेटेड है, केवल हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड रहेंगी। जैसे E2 बराबर क्या रहता है, कितना रहता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। ठीक है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। और E3 यदि हम बात करें, E3 यदि हम बात करें तो कितना होता है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका E3 का एनर्जी रहता है। यानी फर्स्ट लाइन यदि हम बात करें, ये कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज,
फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज उसके लिए है, ठीक है। क्या है, किसके लिए है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। और ई इंफिनिटी का यदि हम बात करें, यदि हम बात करते कौन सा, ई इंफिनिटी, तो इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। हमेशा की तरह ई इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन यदि हम बात करें, ठीक है, किसके लिए, फर्स्ट लाइन यदि हम बात करें, तो फर्स्ट लाइन का क्या हो जाएगा, E3 माइनस E2, ठीक है, डेल ई इज इक्वल टू, ठीक है, डेल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E3 माइनस E2, यानी कि ये माइनस कर देंगे तो कितना का तकरीबन हो जाता है, तकरीबन तकरीबन बच रहा है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि डेल ई कितना आ गया, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लेमडा क्या रहेगा, मैक्स, लेमडा यहाँ क्या रहेगा, लेमडा क्या रहेगा, मैक्स, जाहिर सी बात है क्योंकि ये क्या रहेगा, मिनिमम। तो लेमडा मैक्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 12400 एग्जैक्ट, और ये क्या हो जाएगा, एनर्जी हम लिख दे 1.9, ठीक है, 1.9। तो ये अप्रोक्स जो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 6500 एंगस्ट्रॉन्ग। ये देखिए, ये आपका क्या गया, लेमडा, और ये क्या रहेगा, मैक्सिमम उस लाइन के लिए लेमडा आपका रहेगा, ठीक है। पहले वाले के लिए भी आप निकाल सकते थे, उसमें तो फॉर्मूला हम दे दिए थे, और इसमें एग्जैक्ट निकाल करके आपको दिखाए हैं, ठीक है। और यदि हम लास्ट लाइन के लिए निकालें, ठीक है, लास्ट लाइन के लिए निकालें, लास्ट लाइन, तो डेल ई, ठीक है, क्या हम लिखेंगे, डेल ई जो रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्स, ठीक है। यहाँ पे और थोड़ा सा हम जगह ले लेते हैं, ये फर्स्ट लाइन था, और फर्स्ट लाइन को क्या लिखेंगे, जो डेल ई है, डेल ई है वो क्या रहेगा, मिनिमम, और लेमडा जो रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम। अब ठीक है, अब ये पूरा समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पे ये क्या है, मैक्सिमम, और ये क्या होगा, लेमडा जो क्या हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा। तो लेमडा मिनिमम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई इंफिनिटी माइनस क्या हो जाएगा, E2, यही हो जाएगा ना, ई इंफिनिटी, ए इंफिनिटी माइनस E2। तो ये कितना, इसका वैल्यू कितना है, इंफिनिटी जीरो, और E2 में क्या है, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लेमडा जो मिनिमम आएगा वो क्या आएगा, 12400 अपॉन 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा आपका 3650 एंगस्ट्रॉन्ग, 3650, यस, एंगस्ट्रॉन्ग। ये आपका आ रहा है, जो कि लेमडा क्या है, मिनिमम है, ठीक है, लेमडा क्या है, मिनिमम। तो फर्स्ट लाइन के लिए जो है लेमडा मैक्सिमम आपका ये हो, यानी पूरे बाल्मर सीरीज के लिए यदि हम बात करें, बाल्मर सीरीज का बात करें, तो लेमडा जो है वो किस रेंज में रहेगा, 3650 से लेकर के 6500 के रेंज में आपका लेमडा मिलता हुआ नजर आएगा। बात समझ में आया, लेमडा मिलता हुआ नजर आएगा। इसको थोड़ा सा और यदि हम लिखना चाहें, और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, 1.9, 1.9 कम से कम इज इक्वल टू डेल ई, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आपका 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये क्या है आपका एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। और लेमडा, लेमडा जो है, सॉरी, और यदि किसी के लिए निकालना रहेगा, ठीक है, निकालना रहेगा डेल ई, डेल ई यदि निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, आयन के लिए तो क्या लिखेंगे, डेल ई, ठीक है, जो भी डेल ई एन का रहेगा जिसके रेस्पेक्ट में निकालना, और क्या कर देंगे, जेड स्क्वायर कर देंगे, तो वो उस एनर्जी का, सॉरी, उस आयन का आयन निकल जाएगा। या फिर हम यूं, वो तो हम ये फॉर्मूला तो लिखवा ही दिए हैं इससे पहले वाले में, ठीक है, ये चीज तो लिखवा ही दिए हैं हम। बस यहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं कि जो एनर्जी दूसरे वाले का रहेगा उसका क्या वैल्यू रहेगा दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो आयंस, हीलियम आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन, उसका जो एनर्जी रहेगा उसका रेंज क्या रहेगा, तो उसका रेंज 1.9 इंटू जेड स्क्वायर, ये और ये डेल ई, ठीक है, आयन, और ये आपका 3.4 इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये जेड स्क्वायर क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है उसके लिए। और ये क्या है, ये भी एनर्जी ही है, ये भी क्या है, एनर्जी ही है, ठीक है। और हम किसके रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, और ये ध्यान में रखना, ये भी लिख देते हैं, फॉर अदर, अदर देन एच एटम, एच एटम को छोड़ करके। और यदि हम बात करें तो लेमडा एंगस्ट्रॉन्ग, यदि सॉरी, लेमडा यदि हम बात करें एंगस्ट्रॉन्ग में, तो कहां से कहां तक हो सकता है, 3650, ये कम से कम इतना हो सकता है, ठीक है। और ये लेमडा है, और कहां से कहां तक जा सकता है, ये जा सकता है हार्डली, हार्डली आपका जा सकता है 6500 एंगस्ट्रॉन्ग तक जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक रेंज है, तो ध्यान में रखेंगे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा अच्छा रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। और आगे जो बचा आपका
बाल्मर सॉरी पाश्चन, ब्रैकेट, पीफंट, हमफेरी, ये सारा जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका सारा आपको इसी तरीके से निकाल करके और बना करके लाना है। ठीक है, फिर अगले क्लास में फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर की तरफ, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आया? तो चलिए अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।